नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया, सीताराम चौरसिया इफ्को बाजार की तरफ से। आज हमारे बीच हैं अमित सर, जो इफ्को के सीनियर सॉइल टेस्ट केमिस्ट हैं। हम आज उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए कि पहले सॉइल टेस्टिंग की आवश्यकता क्यों होती है? किसानों के लिए मृदा परीक्षण बहुत आवश्यक चीज है, जिसमें कि किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट मिलती है उससे यह पता चल जाता है कि खेत में कौन से तत्व की कमी है, खेत का पीएच मान क्या है और किस तत्व की मात्रा कितनी आई है। तो फर्टिलाइजर बैलेंस से करने में सहायता करता है कि उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सा उर्वरक देना है। ऐसा होता है कई बार कि किसान के खेत में फास्फोरस की कमी है, लेकिन किसान सिर्फ यूरिया दे रहा है या सिर्फ पोटास डाल रहा है, या पोटास की कमी है तो किसान यूरिया पे ध्यान दे रहा है, फास्फोरस पे ध्यान दे रहा है। किसान को पता ही नहीं है कि आखिर में डालना क्या है। तो मिट्टी परीक्षण का परिणाम आने के बाद सॉइल टेस्ट जब किसान कराता है तो उसको अपने खेत की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, जिससे कि किसान को बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि कौन सा तत्व किस मात्रा में देना है, जिससे कि उसका प्रोडक्शन बेहतर हो। अगर आसान भाषा में आपसे इसको मैं समझाऊं तो जैसे ही औद्योगिकवाद बढ़ता जा रहा है, किसानों पर ज्यादा से ज्यादा फसल लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके लिए किसान अपने पड़ोसियों को देखकर खाद डालते हैं। उनको नहीं पता कि उनकी मृदा को क्या आवश्यकता है, वो सिर्फ पड़ोसी ये डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए खादों का प्रयोग करते हैं। जबकि मृदा परीक्षण के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कितनी है और किस तत्व की कितनी कमी है और किस तत्व को कितनी मात्रा में देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब हम सॉइल टेस्ट करा लेते हैं उसके बाद हमको एक इस प्रकार की एक रिपोर्ट मिलती है, जिस रिपोर्ट में 4-5 पैमानों पर रिपोर्ट मिलती है। इस रिपोर्ट के बारे में हम सर से बात करेंगे। उसमें पहला पैमाना जो रिपोर्ट का है वो है पीएच। जी नमस्कार। आपके शिवपुरी जिले में नरवर ब्लॉक में ये 50 सैंपलों की जांच कल हमने की थी हमारे सचल मृदा प्रयोगशाला इफ्को की तरफ से, जिसमें मुख्य पोषक तत्वों की जांच हुई है, जिसमें पीएच मान, विद्युत चालकता, जैविक कार्बन, फास्फोरस और पोटास, इन तत्वों की जांच की गई। सबसे पहले मैं बात करता हूं पीएच मान। अम्ल या क्षार निर्देशांक होता है, जिससे पता चलता है कि खेत के मिट्टी का पीएच मान कितना है। अम्लीय मिट्टी तो नहीं है या क्षारीय मिट्टी तो नहीं है, क्षार की मात्रा मिट्टी में बढ़ रही है या अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। तो ये 7 और 8 के बीच में अगर होता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ये 6.5 से नीचे जाता है तो मिट्टी में एसिड की मात्रा बढ़ रही है, मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। और अगर ये 8.5 के ऊपर जाता है तो मानते हैं कि क्षारीय तत्वों की मात्रा खेत की मिट्टी में बढ़ रही है। दोनों ही स्थिति में खेत की स्थिति सही नहीं मानी जाती और हर क्रॉप के लिए ये ठीक नहीं होती। 7 और 8 के बीच में जिन भी किसान भाइयों का पीएच मान होता है वो मिट्टी सबसे अच्छी होती है, उसमें कोई भी फसल आप आसानी से उगा सकते हैं। अगर 7 और 8 के बीच में नहीं है, उससे कम और ज्यादा है, तो उसको अपन कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, जैसे अगर ये 6.5 के नीचे पहुंचता है किसी भी किसान का पीएच मान, तो 6.5 के नीचे बोलते हैं कि एसिड बढ़ रहा है। और जब एसिड खेत में बढ़ता है तो बेसिकली वो जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है। जैसे आपका जर्मिनेशन, किसान ने जो भी बीज डाला तो 100% जर्मिनेशन नहीं होता, इसलिए पीएच मान का हमेशा बहुत महत्व होता है। और ऐसे ही अगर पीएच मान 8.5 के ऊपर किसी किसान का है तो उस स्थिति में भी जर्मिनेशन डैमेज करता है। तो अगर ये 6.5 से नीचे गया है तो हम उसमें कैल्शियम का उपयोग बताते हैं, और 8.5 से अगर ऊपर गया तो जिप्सम सुधार के रूप में, मृदा सुधार के रूप में उसका रिकमेंडेशन देते हैं। सर ने एक वर्ड यूज किया था डर्मिनेशन। डर्मिनेशन को मैं सामान्य भाषा में समझाना चाहूंगा। डर्मिनेशन का मतलब होता है हम जितने भी बीज लेते हैं उसमें से कितने बीज अंकुरित होकर पौधा बनते हैं, उसको हम डर्मिनेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत चालकता। सेकंड नंबर पे आता है विद्युत चालकता। किसान भाइयों, आप की भाषा में बोला जाए तो ये खेत बंजर या ऊसरपन की जानकारी देता है।
ये विद्युत चालक का हमेशा 1 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि जितने 50 सैंपल हुए हैं या इस क्षेत्र में कहें तो सारे सैंपल जितने भी अभी तक हुए हैं नरवर या मगरौनी ब्लॉक, मगरौनी की तरफ, तो सबका विद्युत चालक का 1 से नीचे ही है। ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। अगर विद्युत चालकता 1 से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? उसको कंट्रोल के लिए लीचिंग की जाती है। अगर मान लो किसी किसान की विद्युत चालकता 1 से ऊपर है, 1.5 है या 2 है, तो गर्मी के मौसम में गहरी जुताई जिसको किसान बोलते हैं या प्लाऊ करके खेत की चारों तरफ मेड़बंदी करने के बाद उसमें बारिश का जो पानी है उसको भरने देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो विद्युत चालकता में सॉल्ट होते हैं, विद्युत चालकता का मतलब है खेत में नमक वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो जब प्लाऊ करते हैं तो जमीन खुल जाती है और बारिश का पानी जैसे ही उसमें भरता है तो वो सॉल्ट घुल के जमीन में नीचे चली जाती है। उसके बाद उस खेत में आप खेती कर सकते हैं। अगर ऐसा कहीं दिक्कत है तो 2-3 साल में ये प्रक्रिया किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा जैविक कार्बन प्रतिशत। इस बारे में सर आप बताइए कि कितना होना चाहिए? जैविक कार्बन की बहुत ज्यादा जो है लो आ रहा है हर जगह पे, यहाँ नहीं, क्योंकि किसानों ने देसी खाद का जो है उपयोग करना बंद कर दिया। ठीक है, अब इससे होने वाले नुकसान काफी ज्यादा हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैविक कार्बन कम होने की वजह से खेतों की जो मिट्टी है ना बहुत ज्यादा हार्ड होती जा रही है, कड़क होती जा रही है। जैविक कार्बन की कमी होने से जो खेत में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है आपकी सॉइल में, या यूं कहें कि मतलब खेत में मिट्टी में पानी रोकने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नरम और जो भुरभुरी मिट्टी होती है उनमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, और जब मिट्टी हार्ड हो जाती है तो पानी भी जल्दी नहीं सोख पाती। क्या होता है, जैसे अपन किसान भाई इसमें पानी देते हैं कोई भी फसल में, अगर मिट्टी हार्ड है तो पानी आपका 4-5 दिन में सूख जाता है और खेत में दरार होने लगती है। और उसी जगह अगर जैविक कार्बन की मात्रा अधिक होगी या जैविक कार्बन लेवल पर होगा तो वो उस खेत में मिट्टी में दरारें नहीं पड़ती और नरम और भुरभुरी मिट्टी रहती है, जिससे अगर दरारें आपके खेत में पड़ रही हैं तो आप मानिए जैसे आपने कोई फसल लगा रखी है तो जैसे ही दरार खुलेगी खेत में तो उसके साथ साथ जड़ भी खुल जाएगी या जड़ टूट जाएगी, इसलिए बहुत सारे नुकसान है। तो जैविक कार्बन का प्रतिशत कम से कम 0.75 के ऊपर तो होना चाहिए। इसके लिए किसान जैविक चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग करें, अपने घर पे खाद बनाएं, वर्मी कंपोस्ट बनाएं, या कोई भी आपके पास वेस्ट है कूड़ा कचरा उसको सड़ा गला के इन चीज़ों का उपयोग करें। जैविक कल्चर का अधिक से अधिक उपयोग करें, यही इसको मतलब लेवल पे लाना बहुत जरूरी है, नहीं इसके बिना बहुत लंबे समय तक खेती करना मुश्किल है। इफ्को का एक प्रोडक्ट आता है एनपीके कंसोर्टिया, हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं जैविक कार्बन प्रतिशत बढ़ाने। अगला जो पॉइंट है वो है फास्फोरस, क्योंकि मुख्य प्राइमरी एलिमेंट। और ये जैसे ही जैविक कार्बन की मात्रा किसान भाई बढ़ाते हैं तो ये मान के चलिए आप जैसे बोलते हैं ना जैविक खेती, जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने से खेत में सारे तत्वों की मात्रा अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि जैविक कार्बन बहुत ज्यादा तत्वों की पूर्ति तो नहीं करता, लेकिन खेत की जो मिट्टी है उसकी दशा सुधारने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस, जो कि एक प्राइमरी तत्व में आता है, प्राथमिक तत्वों में आता है। देखिए फास्फोरस मुख्य रूप से ये 3 तत्व होते हैं कोई भी फसल के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, तो फास्फोरस का काम है फसल में ये जड़ का मेंटेन होता है, यूँ कहें कि ये जड़ के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स है। अगर इसकी कमी रहती है तो आपके पौधे की जड़ कमजोर हो जाती है, और आप खुद समझिए अगर जड़ कमजोर हो गई तो बाकी पौधे का आप कितना भी विकास करें, यूरिया डालें, डीएपी डालें, बाद में डालने से कुछ नहीं है। ये बुआई के समय का खाद है, बुआई से पहले फास्फोरस की पूर्ति किसान भाइयों को करना चाहिए, जिससे कि जड़ मजबूत होगी तो सारा पौधा स्वस्थ और हेल्दी होगा और आपका अच्छा उत्पादन आएगा।
फास्फोरस प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम मतलब होना चाहिए? कम से कम इस रिपोर्ट के आधार पे 10 से 25 किलोग्राम आपके खेत में उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा, तीसरे लास्ट और अंतिम तत्व की बात करते हैं हम, पोटास। पोटास मुख्य पोषक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि यूरिया की आप पूर्ति कर सकते हैं बाहर से। पोटास इस एरिया में पूरे ब्लॉक में, नरवर यहाँ ब्लॉक की हम नरवर बात कर ब्लॉक रहे हैं। या मगरौनी साइड, यहाँ पोटास काफी लो गया है। पोटास ना होने की वजह से कई नुकसान होते हैं, जिससे पोटास का मुख्य काम है, जैसे मैंने बताया आपको कि फास्फोरस जड़ का मुख्य भोजन है। पोटास की कमी से आपके दाने में चमक नहीं आएगी। पोटास अगर कम है तो आपकी चमक नहीं आएगी। दाने का आकार, गुणवत्ता से संबंधित जितने भी फसल में काम होते हैं वो पोटास के ऊपर ही निर्भर करते हैं। यूं कहें कि खेत की मजबूती का जो या खेत की ताकत का पता लगाया जाता है तो वो पोटास के द्वारा ही होता है। कि पोटास आपके खेत में अच्छा हाई है, उच्चतम स्तर पे है, तो आपका खेत मजबूत है। पोटास का स्तर क्या होना चाहिए? पोटास कम से कम 300 प्लस तो होना ही चाहिए, 300 जो उच्चतम स्तर पे है। आप सभी का धन्यवाद।